जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से न्यू वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। तो देखिए, आज मैं चैप्टर नंबर 10th का नोट्स को रिव्यू करने वाला हूं। तो चलिए डायरेक्ट शुरुआत करते हैं बिना आपके टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इस चैप्टर का जो कि आप नोट्स बनाएंगे, उसको एक फर्स्ट रीडिंग करने के लिए आप इसको पूरे देख लीजिए किस तरह का नोट्स है। और इसका चैप्टर का नाम है, पहले है नए साम्राज्य और राज्य, अध्याय 10। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसको देख लीजिए क्योंकि आप फर्स्ट रीडिंग कर सकते हैं इससे। और इसके बाद मैं बताऊंगा इस चैप्टर में आप किसके किसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे उत्तर भारत के जो साम्राज्य था उसके बारे में, और साथ ही साथ किस तरह से दक्षिण भारत के साम्राज्य का उत्थान हुआ इसके बारे में आज इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे आप वर्धन हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे आप पल्लव चालुक्य और पुलिकेशन द्वितीय की प्रसिद्धियाँ, इसके भी बारे में आप लोग पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने नोट्स पर चलते हैं। तो ये रहा मेरा नोट्स। तो देखिए, आप यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इसके बाद है पहला टॉपिक जो नाम है जिसका है क्या बताती है प्रशस्तियाँ। उसके बाद समुद्र की प्रशस्तियाँ। उसका कुछ इसके वंशावलियाँ हैं। फिर हर्षवर्धन का हर्षचरित नामक किताब में लिखा है उसके बारे में। और एक नए प्रकार की सेना, पल्लव चालुक्य पुलकेशन की प्रशस्तियाँ, सभाएं और प्रशासन व्यवस्था, इसके बारे में आप लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है प्रशस्तियाँ। यह एक विशेष प्रकार का अभिलेख है। यह एक विशेष प्रकार का अभिलेख है जिसे प्रशस्तियाँ कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। इस प्रशस्तियाँ में आपको सभी के बारे में प्रशंसा किया हुआ दिखाई देगा आप लोगों को। उसके बाद समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ मिलती है जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अनेक अशोक स्तंभ खुदे एक लंबे अभिलेखों से मिलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि एवं मंत्री रहे हरिसेन। तो इससे आपको पूछा जा सकता है समुद्रगुप्त के दरबार में कौन से कवि रहे थे। इसके इसके दरबार में हरिसेन हरिसेन कवि थे जिसके द्वारा एक काव्य के रूप में लिखी गई है। उसके बाद है विक्रम संवत 50-58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाला विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। ये आप गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के बारे में नहीं, गुप्त वंश के बारे में पढ़े। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इसने चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसमें विक्रमादित्य की उपाधि धारण भी की है। ये आप उसके बारे में विशेष जानकारी हो जाता है। उसके बाद है वर्धन जो थानेसर का था, 14 वर्ष पहले शासन किया था। हर्षवर्धन की दरबारी कवि वानभट्ट। तो इसमें ये हो गया, इन पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो इसमें है वानभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। और चीनी तीर्थयात्री वत्सांग स्वयं वत्सांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में थे। तो चीनी यात्री भी आपको पूछे जा सकते हैं जो कौन से चीनी चीनी यात्री किसके दरबार में थे। और इसने कन्नौज मगध बंगाल पर अधिकार कर लिया हर्षवर्धन ने। और जब उन्होंने नर्मदा नदी के पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय ने उनको रोक दिया। मतलब कि जब हर्षवर्धन उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जा रहे थे और नर्मदा नदी को पार करते हुए जैसे ही दक्कन के पार किए बस उधर से चालुक्य नरेश जो चालुक्य वंश के थे पुलिकेशिन द्वितीय ने उनको पराजित कर दिया। और उसके बाद वंशावलियाँ इसके देख लेते हैं। तो प्रशस्तियाँ शकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। समुद्रगुप्त की माँ कुमारी देवी लिच्छवीगण की थी। और पिता थे चंद्रगुप्त, मोड़े नहीं होगा, चंद्रगुप्त वर्ष के पहले शासक थे। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की समुद्रगुप्त।
और उसी महाराजा धीराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण किया और चंद्रगुप्त ने भी धारण किया था। उसके बाद इधर आ जाता है आपके पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। दक्षिण भारत की सबसे महत्वपूर्ण राजवंश में से आता है पल्लव। और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी और कावेरी नदी के डेल्टा पर तक थी। और पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। दरबारी कवि रवि कीर्ति। और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद है शासन। उसके बाद यहाँ पर देख लें, चालुक्य की राजधानी ऐहोल था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और धार्मिक केंद्र बन गया। और उसके बाद कृष्ण और तुंगभद्रा के बीच स्थित एक राज्य था। कृष्ण नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित एक राज्य था। उसके बाद है शासन व्यवस्था। तो महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर, तो इसका स्रोत महत्वपूर्ण था तो भूमि पर कर। उसके प्राथमिक इकाई, इसके प्राथमिक इकाई गांव था पूरी तरह से। और प्रशासकीय पद अनुवांशिक था, इसमें वंशानुगत तरह से। और महादंड नायक न्यायाधिकारी रहता था। और कुमार मात्य संधि विग्रह जो युद्ध एवं शांति के लिए का मंत्री था, युद्ध और शांति के लिए मंत्री था जो न्याय करता था। उसके बाद है स्थानीय प्रशासन। नगर श्रेणी थी जिसमें मुख्य बैंकर व्यापारी होते थे। एंड सारथवाह व्यापारियों के नेता होता था। प्रथम कुलित जो मुख्य शिल्पकार होते थे। एंड कायरनो लिपि के प्रधान होते थे। उसके बाद है कुछ सभाएं। पल्लव की अभिलेखों में कई स्थानीय सभाएं की चर्चा है। ब्राह्मण भूस्वामियों का गठन। सभा ने ये सभा उप समितियां के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों के देखरेख आदि का काम करती है। जहां भूस्वामी नहीं थे वहां पर उर नामक ग्राम की होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के संगठन के नाम था नगरम। उसके बाद है इसमें कालिदास अपने जो अन्यंत्र में रहता है, कालिदास अपने नाटकों के राज दरबार के जीवन के चरित्र के प्रसिद्ध हैं। और उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवती की प्रेम कहानी के बारे में उसमें दिया हुआ है। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरा के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बातें में बताई गई है कालिदास की इस पुस्तक में। तो कुल मिलाकर आप लोग इस चैप्टर का नोट्स इतना ही मैं बनाया हूँ जो कि आप देख चुके, आगे नेक्स्ट चैप्टर का है। तो इस तरह से आप लोग नोट्स बनाइए, मेरे नोट्स को देखते हुए और अपना एक्सपीरियंस नोट्स की ओर ले जाइए और बनाते रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।